बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और अली नवाज अवान को फरीक बनाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मोहम्मद इमरान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी गई है और जैसा कि आपने पहले बताया था कि आज ही समाअत की सदा की गई है। मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास? जी, अभी तक इस पर मज़ीद कोई पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका एक प्रोसेस है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देना होता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो बदस्तूर इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और अब जमात इस्लामी के जो वकील हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लाइंट से हमारी डिस्कशन जारी है और शायद आज ही हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन जो है वो इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करें। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन होती है वो सेम जज सुनने का मजाज होता है, वो उस पर समाअत कर सकता है। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि आज भी जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अवेलेबल होंगे। अगर जमात इस्लामी की जानिब से कोई पिटीशन आती है या PTI की जानिब से कोई पिटीशन आती है तो उस पे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसको फिक्स कर लिया जाए आज की समाअत के लिए। जबकि जो दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन की जानिब से पिटीशन दायर की गई है वो इंट्रा कोर्ट अपील है, उस पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है। अगर कोई बेंच बनता है तो वैसे मामूल के मुताबिक हफ्ता और एतवार को अदालती छुट्टियां होती हैं तो पीर को ही डिवीज़न बेंच दस्तयाब होता है। अगर इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने प्रे की है अपने इस इंट्रा कोर्ट अपील में कि आज ही इस पर समाअत मुकर्रर की जाए तो फिर वो कोई स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स और जो यूनियन काउंसिल्स के उम्मीदवार थे वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की टीम मौजूद है, लेकिन केस फिक्स होने से मुतल्लिक अभी कोई भी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। तो अभी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। बहुत शुक्रिया, इमरान हमारे साथ मौजूद थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू न हो सकी। इलेक्शन कमीशन का अमला ही मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस तक नहीं पहुंच सका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि आज ही बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन सूरत हाल यूं है कि वाज़ेह नहीं हो सका। ना ही पोलिंग अमला मौजूद है पोलिंग स्टेशन पर और ना ही वोटर। इस वक्त यूनियन काउंसिल नंबर 60 खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 के बाहर हरीम जदून और वकार अली सैयद यूनियन काउंसिल 3 में मर्द खवातीन के मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 15 के बाहर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सबसे पहले वकार की जानिब बढ़ेंगे। वकार, बताइएगा जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद है वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अदालती जो अहकामात है उसके बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन का जो पोलिंग का अमला है वो इस वक्त वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का अमला ही मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सका है। यूनियन काउंसिल नंबर 60 खवातीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 के बाहर हरीम जदौन मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज बल्दियाती इंतखाबात होने थे। इस्लामाबाद में सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो जानी थी, जबकि अभी तक पोलिंग का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल नंबर 60 के स्टेशन नंबर 3 पर मौजूद हूँ, जहाँ कुल खवातीन वोटर्स की रजिस्टर्ड तादाद 941 है। यहाँ पे ना हमें वोटर्स नज़र आ रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन का कोई अमला देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि जो उम्मीदवारों की जानिब से रिवायती कैंप्स लगाए जाते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इतने कम वक्त में वो इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। तहम कुछ इतलात के मुताबिक जो हमें मौसूल हो रही हैं, PTI के अरकान जो हैं वो कुछ पोलिंग स्टेशंस पर हमें नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, वकार को हम लोग लेंगे। वकार, पोलिंग का अमल तो है वो जो शुरू नहीं हो सका इस वक्त, और क्या सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो यूनियन कौंसिल नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 15 यहाँ पर ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, जहाँ पर जो मर्द और ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 560 है, जिसमें मर्द की तादाद जो है वो 339 है और बाकी जो है वो ख़वातीन जो फीमेल जो वोटर्स हैं। यहाँ पर जो है वो रिवायत के बरक्स कुछ चीज़ें, यानी यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स का होना था, यहाँ पर जो है वो पोलिंग जो कैंप्स थे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, जिन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ जो है माइल करना था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला है, ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही सन्नाटा है जैसे आम तौर पर जो स्कूलों में हफ्ते इतवार के दिन होते हैं। यहाँ पर जो कुछ हमारे पास इतलात ऐसी हैं कि जैसे कि यूनियन कौंसिल नंबर 1 के कुछ पोलिंग स्टेशन है जो सैदपुर विलेज का इलाका बनता है कि वहाँ पर जो PTA के पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ वोटर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार की 101 यूनियन कौंसिल में से 98 पर आज जो है वो पोलिंग होनी थी। 3 ऐसे यूनियन कौंसिल्स थे जहां पर बिला मुकाबला जो है वो उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। वहां पर जो है वो आज बाकी में पोलिंग होनी थी, लेकिन ना ही पोलिंग का अमला पहुंच सका है और ना ही जो है वो इस वक्त कोई वोटर जो है यहाँ पर पहुंच सका। लेकिन इसके अलावा जो लोई बेर का पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उसके अलावा जो उनके वोटर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ से भी ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कोई अमला जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। आज ये पोलिंग जो अदालती अहकामात के बाद आज सुबह 8 बजे जो है वो शुरू होनी थी। इस्लामाबाद के 10 लाख से ज़ायद जो शहरी जो वोटर्स हैं उन्होंने जो है वो हक़ रायदही का इस्तेमाल करना था, जिसके तहत 101 यूनियन कौंसिल के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इसके अलावा जो जनरल वार्ड और जो दीगर, यानी एक शहरी ने 6 वोट जो है वो आज कास्ट करने थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो कल शाम को अदालती अहकामात मिले उसके बाद उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया जा रहा है कि 14,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टाफ है उसको शॉर्ट नोटिस में मदऊ करना जो है वो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रात से अब तक कोई ऑफिशियली बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो मुतअद्दिद ज़राए हैं वो हमें इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जो पोलिंग का इनेकाद है वो मुमकिन नहीं होगा। और आज जब दुनिया TV की जो टीम है वो सुबह 8 बजे यूनियन कौंसिल नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर पहुंची, वहाँ पर भी जब हम पहुंचे तो वहाँ पर भी मुकम्मल सन्नाटा था, ना ही पोलिंग अमला था, ना ही इंतजामिया थी, ना ही सियासी जमातों के कोई पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। तो यूँ इस्लामाबाद में जो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू होना था वो शुरू ना हो सका और इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। और इस वक्त शहर में जो वही रूटीन है जो उमूमी तौर पर किसी भी हफ्तावार छुट्टियों के दौरान होती है, यानी इस वक्त शहर इक़्तिदार में मुकम्मल सन्नाटा है। तवक्को की जा रही थी कि शहरी जो है वो जब इलेक्शन कमीशन इस फैसले को अडॉप्ट करेगा तो उसके बाद आज वकार साथ ही मौजूद रहिएगा। हरीम, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि वकार ने भी बताया कि पोलिंग स्टेशंस में सन्नाटा छाया हुआ है, तो क्या जहां पर आप मौजूद है वहां पर भी कोई पोलिंग अमला मौजूद नहीं है? कन्वे कर दिया गया था कि आज पोलिंग नहीं होनी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई वोटर नज़र आ रहा है, ना सपोर्टर, ना इलेक्शन का अमला। अगर आप मेरे अकब में देख सके तो इस स्कूल को भी ताला लगा हुआ है, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा हमें देखने को नज़र आ रहा है। आसपास बच्चे ज़रूर खेल रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई हमें वोटर, सपोर्टर, कोई इलेक्शन का अमला कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। इलेक्शन की सूरत हाल जो कि गहमा गहमी अमूमन इलेक्शन में होती है वो हमें देखने को नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। जी ठीक है, तो गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जब फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों रिपोर्टर्स का, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि इस वक्त करप्टोला मुल्क पर मुसल्लत है जो हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से ज़मीरों की मंडियां लगाते हैं, अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक तो एक करप्टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ फैसले देता है। और ये जो करप्टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्ज़ा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर ख़रीद के, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवाम इनको रिजेक्ट कर बैठी है। तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म की खुली तौहीन।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वाज़ेह अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार पर असद उमर ने खुसूसी पैगाम जारी कर दिया है। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। और इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो फैसला तो किसी तरफ भी जा सकता था, आपके हक में भी जा सकता था, आपके खिलाफ भी जा सकता था। आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपका यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि हम तैयार नहीं थे? हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो वो फैसला करे और इनको फारिग करना चाहिए अपनी पोजीशन से। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का यह कहना है कि इस्लामाबाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। अदालती अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए। वोट से खौफजदा हुकूमत अपने कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी का यह बयान सामने आया है। मजीद कहते हैं कि 2022 का साल पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुस्तलद करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। तमाम अशारिये मनफी हो गए। फवाद चौधरी की जानिब से मजीद कहा गया कि मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। और फवाद चौधरी की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक आनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई। वाज़ेह हदायत के बावजूद हुकूमत की जानिब से ब्लैक एंड वाइट में कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। अदालत आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के दायरा जाती तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज़ करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर का चैलेंज। IMF पैकेज को बहाल कराने के लिए बड़े इक़दामात का फैसला। IMF पैकेज के मामले पर पाकिस्तान, अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल करेगा। पाकिस्तान को IMF पैकेज को बहाल रखने के लिए फ्लड लेवी बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नर्म रवैया अपनाएगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल, बताइएगा पाकिस्तान को अब मजीद क्या कुछ करना होगा? देखिए, पाकिस्तान जो कि इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से देखने को मिल रहा था कि इसहाक डार साहब IMF के हवाले से एक सख्त रवैया अपनाए हुए थे। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो IMF के किसी अल्टरनेट को देख रहा है, लेकिन अब ये तय पाया है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर को बचाना है, उसकी रीजन ये है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो भी सिर्फ उसी सूरत में कर्जा देंगे जब तक हम IMF के डिसिप्लिन में रहेंगे। हमें प्रोग्राम पूरा करना होगा। और अब इस पैकेज को बहाल कराने के लिए बड़े इक़दाम का फैसला किया गया है और इस मामले पे पाकिस्तान, अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल करेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी सफारतकारों का और पाकिस्तान के जो इदारों का आने वाले दिनों में अहम किरदार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान को IMF पैकेज को बहाल रखने के लिए 1 से 3% फ्लड लेवी लगाने का भी इम्कान है। पाकिस्तान को टैक्सों में इजाफा करना होगा, अपनी आमदन बढ़ानी होगी और अपने खसारे कम करने होंगे, जबकि जो बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना होगा ताकि IMF की शराइत को पूरा किया जा सके। और इसके अलावा ये भी तय पाया है कि पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल कराने पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान नर्म रवैया अपनाएगा। IMF के हवाले से जो स्टेटमेंट्स जिस अंदाज में दी जा रही थी वो नहीं दी जाएंगी और IMF को एंगेज करने के हवाले से और उसकी शराइत पर अमल दरामद करने के हवाले से तमाम चीजों को यकीनी बनाया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि आने वाले 8 से 10 रोज में पाकिस्तान को जो पेमेंट्स करनी है, उन पेमेंट्स के तनाजुर में पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त ऑलमोस्ट $5.5 अरब पर आ चुके हैं। ये $4.5 अरब तक आने की तवक्को है।
تو یہ اتنے کم ریزروز ہیں کہ ایک مہینے کی امپورٹس کا جو بل ہے اس سے بھی یہ بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں. تو ایسے میں پاکستان کو اگر آنے والے دنوں میں اپنے ریزروز کو بچانا ہے, اپنے ریزروز میں اضافہ کرنا ہے, تو ایسی صورت میں آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا. جی آئی ایم ایف کے علاوہ ابھی کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا. عادل, بہت شکریہ آپ کا. تو کراچی کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے. ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے کی کوششیں جاری ہیں. ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں فاروق ستار نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا. اس موقع پر کراچی کی سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات سمیت مختلف امور پر غور کیا گیا. گورنر سندھ نے گزشتہ رات پی ایس پی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی تھی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری آج کل ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. کئی اہم ارکان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان کی اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی. اس دوران بی اے پی کے 3 اور پی ٹی آئی کا 1 رکنی اسمبلی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے بی اے پی کے رکن اسمبلی ظہور بلیدی, سلیم کھوسہ, عارف محمد حسنی شامل ہیں. بی اے پی کے رہنما میر فائق جمالی, میر اصغر رند, عبید اللہ, میر فیصل خان بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے, جبکہ آغا شکیل دورانی, عبدالرؤف رند بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی میر نعمت اللہ زہری نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. ویلکم بیک. ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے, ایسا کہنا ہے شیخ رشید کا. ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرنڈم ہوگا. جو عوام کے ساتھ ہاتھ کرے گا وہ پچھتائے گا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. جی ہاں, شیخ رشید نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرنڈم ہوگا. جو عوام کے ساتھ ہاتھ کرے گا وہ پچھتائے گا. شیخ رشید کا اپنے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرنڈم ہوگا. جو عوام کے ساتھ ہاتھ کرے گا وہ پچھتائے گا. شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے اور تنقید کی ہے اپنے سیاسی مخالفین کی جانب. 2022 بجلی صارفین کے لیے بھی مشکل ترین سال رہا. ایک سال کے دوران بجلی کے نرخوں میں 300% تک کا اضافہ ہوا اور بجلی کی فی یونٹ قیمت 32 روپے تک جا پہنچی. اسلام آباد سے ذیشان یوسف زئی کی رپورٹ دیکھیے. سال 2022 بجلی صارفین کے لیے بھی باری رہا. بنیادی ٹیرف میں بھی 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ تک کا بڑا اضافہ. ایک سال کے دوران بجلی کے نرخوں میں 300% تک اضافہ. بجلی کی کم سے کم فی یونٹ قیمت 17 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 روپے فی یونٹ تک جا پہنچی. سال کے آغاز پر ہی 13 جنوری کو حکومت نے بجلی کے نرخوں میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافہ کر کے صارفین کو 440 واٹ کا جھٹکا دیا. اس کے بعد ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے نام پر عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکال لیے گئے. رواں سال حکومت نے صارفین سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مجموعی طور پر 470 ارب روپے جبکہ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 140 ارب روپے وصول کیے گئے. صارفین کا کہنا ہے کہ اب تو بجلی کے بل ہی پورے نہیں ہوتے. حکومت غریب عوام پر کچھ رحم کرے. جو غریب بندہ ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. 20-25 ہزار میں وہ بجلی کا جو بل ہے مہینے کا وہی پے کر دیتا ہے. باقی جو اخراجات ہیں گھر کے وہ تو بہت مشکل سے پورے کرتا ہے. بلز اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ نہ پوچھیں. اس صورتحال میں حکام کا کہنا ہے کہ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے گرین انرجی کو عام کیا جائے گا. سولر میں بھی بہت میجر پش ہم کر رہے ہیں اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 10,000 میگا واٹ سولر پر لگانے ہیں اور وہ توانائی ہوگی جو مہنگی توانائی کو ریپلیس کرے. جنوری میں پہلے 600 میگا واٹ کی جو بیڈنگ ہے یعنی بولی ہے وہ ہو جائے. رواں برس اپریل میں کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تکمیل سے نیشنل گریڈ میں 720 میگا واٹ بجلی شامل ہوئی تو دوسری جانب نیلم جہلم پروجیکٹ کی ٹنل میں دراڑ پڑنے سے 969 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ کئی ماہ سے بند پڑا ہے. یوں رواں سال موسم گرما کے دوران ملک میں بجلی کا شارٹ فال 4 سے 6 ہزار میگا واٹ کے درمیان رہا جس کے باعث شہریوں کو 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہا. بجلی کے نرخوں میں اضافے کے ساتھ رواں سال لینڈ لاسز بھی 37% تک رہے اور اس کا بوجھ بھی عام صارفین کو برداشت کرنا پڑا.
توانائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں سستی بجلی کی پیداوار کے لیے شمسی توانائی اور پن بجلی سمیت توانائی کے دیگر متبادل ذرائع کے طویل المدتی منصوبوں کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر مہنگی توانائی آنے والے برسوں میں پاکستانی معیشت پر منفی اثرات مرتب کرے گی۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ ذیشان یوسف زئی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔